हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। उसमें आज एक टॉपिक ले रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फेनॉल्स। रिएक्शंस ऑफ फेनॉल्स यानी फिनॉल किस किस तरह का रिएक्शन करता है। उसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिनॉल बेंजीन रिंग है और इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहते हैं फेनॉल्स। तो फेनॉल्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिल से रिएक्शन करके कहीं ना कहीं इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। यानी यहाँ फेनॉल में किसी न किसी जगह पे बेंजीन रिंग पे कोई हाइड्रोजन यहाँ से सपोज निकल जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिल ऐड हो जाएगा, यानी फेनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स यहाँ बेंजीन रिंग पे यानी एरोमेटिक रिंग पे कहीं ना कहीं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यानी कोई इलेक्ट्रोफिल आएगा, सपोज मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफिल है, सपोज इलेक्ट्रोफिल होगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जब इस तरह का रिएक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं रिंग पे ए प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और ए प्लस जुड़ के यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफिल रिएक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोस्ट ऑफ द केसेज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रोफिल को इनडायरेक्ट करता है कि वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ये है, दिस इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। या यहाँ पे इसको सेकेंड पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और फोर्थ पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। और हाइड्रोक्सिल कंपाउंड यानी फेनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिल इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है क्योंकि ये जो साइट है ऑर्थो एंड पैरा साइट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है। ऑर्थो और पैरा साइट इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। और ऐसा हम फेनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। जो फेनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच साइट होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसका यदि हम हाइड्रोक्सिल फेनॉल का यदि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है। और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ से एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो जो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर होगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज होगा। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से हो सकता है।
यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो द फोर्थ स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देन दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर और यहाँ से ये जो नेगेटिव है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर सेकेंड में और स्ट्रक्चर थर्ड में। स्ट्रक्चर सेकंड में देख रहे हैं कि ये ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। नेगेटिव चार्ज में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पोजिशन पे इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और यहाँ पे स्ट्रक्चर थर्ड में भी देख रहे हैं कि पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, यानी पैरा पोजिशन इज द इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि फेनॉल के केस में ड्यू टू रेजोनेंस जो ऑर्थो एंड पैरा साइट है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। Some common electrophilic aromatic substitution reaction in phenols. Some common electrophilic aromatic substitution reaction in phenol, यानी फिनॉल में कुछ ऐसे कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल, नाइट्रेशन। सो when phenol is treated with dilute nitric acid at low temperature, that is 278 Kelvin, not 298 के आसपास, 298
Kelvin. It gives a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. When phenol is treated with dilute nitric acid at low temperature, that is about 298 Kelvin, it gives a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol, and its reaction is like this. Phenol dilute HNO3 at 298 Kelvin, ortho position पे this is the orthonitrophenol and paranitrophenol. यहाँ पे पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे पैरानाइट्रोफेनॉल. So when phenol is treated with dilute nitric acid at 298 Kelvin, it gives a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. यानी एक ही साथ जो है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल भी और पैरानाइट्रोफेनॉल दोनों बनता है. और इस मिक्सचर को ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल मिक्सचर को स्टीम डिस्टिलेशन से इसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ये स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल, और ये लेस वोलेटाइल है, लेस वोलेटाइल. जब स्टीम डिस्टिल करेंगे तो ये वोलेटाइल हो गया, उड़ जाएगा, और ये उसमें लेस वोलेटाइल है तो ये बच जाएगा. अब यहाँ देखते हैं कि ये स्टीम वोलेटाइल और ये लेस वोलेटाइल कैसे है. सबसे पहले देखते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल. This is the orthonitrophenol, जिसको हमने बोला था कि दिस इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है. इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाना. ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है. इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये स्टीम वोलेटाइल है, यानी आसानी से वोलेटाइल हो जाता है, आसानी से उड़ जाता है.
दूसरे केस में हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज द पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल और ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल केस में पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल, इस तरह से एक ये मॉलिक्यूल का एसोसिएशन बना देते हैं। यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं, जिसके वजह से दिस इज लेस वोलेटाइल। इसलिए ये आसानी से वोलेटाइल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बल्कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जगह जगह अलग अलग, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मिलके एक एसोसिएट हो जाते हैं, यानी एसोसिएशन इनका हो जाता है बहुत सारे मॉलिक्यूल का। इसलिए दिस इज द लेस वोलेटाइल। तो इस तरह से इन डिफरेंस की वजह से इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन की वजह से स्टीम डिस्टिलेशन से हम इनको इन दोनों को ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को और पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग कर सकते हैं। इसमें हम इसको कर सकते हैं नाइट्रेशन में E, when phenol treated with dilute HNO3 acid at low temperature, it gives a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. B, when phenol is treated with concentrated HNO3, it is converted to 2,4,6-trinitrophenol.
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, which is pale yellow crystalline solid. So when पहले केस में देखा था कि when phenol is treated with dilute HNO3 या dilute nitric acid, B में when phenol is treated with concentrated HNO3, it is converted to 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, जो पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। फेनॉल when treated with concentrated HNO3, दिस इज फेनॉल और सेकेंड पोजिशन इज दिस पोजिशन। सो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, 2, 4 थर्ड पोजिशन है और फोर्थ पोजिशन है, तो यहाँ पे भी एक नाइट्रो और फिफ्थ सिक्स्थ और यहाँ पे एक नाइट्रो। तो यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, दिस इज 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। तो इस तरह से when phenol is treated with concentrated nitric acid, it is converted to 2,4,6 trinitrophenol. Next electrophilic aromatic substitution reaction is halogenation. हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन से रिएक्शन करना। हैलोजन ग्रुप जैसे आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हैलोजन एटम में आते हैं या हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो हैलोजिनेशन यानी रिएक्शन विथ हैलोजन ग्रुप। सो इसमें फर्स्ट देखते हैं कि व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ लो पोलर solvent, when phenol is treated with bromine in low polar solvent like chloroform or carbon disulfide, so it is converted to monobromophenol. So स्ट्रक्चर देखते हैं। Phenol is treated with bromine Br2 in carbon disulfide or CHCl3. Carbon disulfide or CHCl3 are low polar solvent. At low temperature 273 Kelvin, when phenol is treated with bromine in low polar solvent like carbon disulfide or chloroform at low temperature, it is converted to monobromophenol.
This is phenol. This is orthobromophenol. Orthobromophenol. This is para-bromophenol. और ये माइनर मीन्स ये कम क्वांटिटी में होता है मिक्सचर में, और दिस इज मेजर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको मेजर कहते हैं. यानी ये माइनर होता है, ये मेजर होता है. सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन presence of low polar solvent like carbon disulfide or chloroform at low temperature like 273 Kelvin, then phenol is converted to orthobromophenol and para-bromophenol, or you can say monobromophenol. इसका नेक्स्ट रिएक्शन है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, फिनॉल Br2, it is converted to 2,4,6 tribromophenol. इसका नाम है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफेनॉल. दिस इज ब्रोमीन वाटर. So when phenol is treated with bromine water, it is converted to 2,4,6 tribromophenol. 2,4,6 tribromophenol, और ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है. वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट. Next station is Kolbe reaction. Kolbe reaction. So थोड़ा आपको बताते हैं कि जैसे कि फेनॉल है, दिस इज फेनॉल. फेनॉल और फेनॉल का जब रिएक्शन Na से करते हैं तो ये सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज कन्वर्टेड टू सोडियम फेनॉक्साइड. सो यहाँ पे जो सोडियम फेनॉक्साइड आयन है, सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, या कह सकते हैं फेनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फेनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
तो ये किसी वीक इलेक्ट्रोफिल से भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो और उस केस में जब ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इज वीक इलेक्ट्रोफिल, तो वहां पे फेनॉल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। सो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज हाइड्रोलिसिस। सो फेनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है, या यू कैन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और इट इज बेटर 2 हाइड्रोक्सी, सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। सो द रिएक्शन इन विच फेनॉल first reacted with the sodium hydroxide to convert to sodium phenoxide, and then sodium phenoxide react with weak electrophile like carbon dioxide and subsequently hydrolyze to convert carboxylic group at ortho position. Then such reaction is called Kolbe reaction, जिसमें कि फेनॉल में ऑर्थो पोजीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो पहले हम फेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है एंड सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज होता है, जिसके वजह से इट इज कन्वर्टेड टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। Third reaction is Reamer-Tiemann reaction. Third reaction is Reamer-Tiemann reaction. Phenol treated with chloroform in presence of sodium hydroxide, in presence of aqueous sodium hydroxide, this is intermediate.
This is phenol. When phenol is treated with chloroform in presence of aqueous NaOH, and then aldehyde group and CHO group is added at ortho position in phenol. When phenol is treated with chloroform in presence of aqueous NaOH, then aldehyde group, that is CHO group, is added, or you can say substituted at ortho position in phenol. It means phenol is converted to salicylaldehyde, or you can say 2-hydroxy benzaldehyde. So इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टाइमर रिएक्शन. इसमें सबसे पहले एक और यहाँ बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जो यू कैन से बेंजल क्लोराइड का इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है, इट इज फर्दर हाइड्रोलाइज, और यू कैन से इट इज फर्दर प्रोड्यूस सैलिसल्डिहाइड. तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर टाइमर रिएक्शन, जिसमें कि फेनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके सैलिसल्डिहाइड बनाता है, और यू कैन से 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है. Fourth reaction is reaction of phenol with zinc dust. So जिंक डस्ट को शॉर्ट में सिंबल फॉर्म में जिंक भी लिख सकते हैं, Za. व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड और रिएक्टेड विथ जिंक डस्ट और जिंक, इट इज कन्वर्टेड टू बेंजीन. प्लस ZnO. दिस इज benzene. When phenol is treated with zinc dust, it is converted to benzene. And the fifth reaction is oxidation of phenol. Oxidation of phenol. So when phenol is oxidized, Na2Cr2O7 in sulfuric acid H2SO4, it makes chromic acid. So when phenol is oxidized in presence of chromic acid, it is converted to conjugated diketone. It is converted to दिस इज द कंजुगेटेड डाइकीटोन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन. So when phenol is
ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड बनाने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं. सो व्हेन फेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड इट इज कन्वर्टेड टू कंजुगेटेड डाइकीटोन. यहाँ पे दो कीटोन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. सो इट इज कन्वर्टेड टू कंजुगेटेड डाइकीटोन. ये दो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. सो इट इज कन्वर्टेड टू कंजुगेटेड डाइकीटोन विच इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन. सो ये कुछ फेनॉल से रिएक्शन थे जो मैंने आपको बताया. Next topic is some commercially important alcohols. Commercially important alcohols. Commercially important alcohols जिनका कि कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जिनका कि बिजनेस में या यू कैन से डेली लाइफ में काफ़ी उसको ज़रूरत पड़ती है या उसको कमर्शियली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल. तो उसमें पहला आता है मिथानोल. फर्स्ट इज मिथानोल. और मिथानोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3OH, इसको मिथानोल बोलते हैं. नेक्स्ट इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट. आल्सो इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं. मिथानॉल इज कॉल्ड वुड स्पिरिट आल्सो, इसलिए क्योंकि ये अर्लियर टाइम में बहुत पहले ये वुड से निकाला जाता था. वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिथानॉल निकाला जाता था, इसलिए इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं. सी इज इसका प्रिपरेशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से होता है. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस 2H2O यानी हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर. सो प्रेशर इज 200 to 300 एटमोस्फियर and temperature is 573 to 673 Kelvin, and catalyst is zinc oxide and chromium oxide. So it is converted to alcohol or methanol, CH3OH. So when carbon monoxide is when carbon monoxide undergo catalytic hydrogenation in presence of high pressure and high temperature and with catalyst zinc oxide and chromium oxide, it is converted to methanol. Methanol. It is clear
कलरलेस लिक्विड। ये क्लियर होता है और कलरलेस होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि ये लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 337 केल्विन। It is used as solvent in paint और varnishes। जैसे पेंट और वार्निश में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। It is used to manufacture, or you can say make formaldehyde। इसका यूज फॉर्मल्डिहाइड बनाने में भी होता है। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स थे मिथानॉल के, जिसमें कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स में इज मिथानॉल। उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इट्स मोलिकुलर फार्मूला इज CH3OH। इट इज कॉल्ड वुड स्पिरिट आल्सो, क्योंकि ये वुड से पहले निकाला जाता था। सी में इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर and in presence of catalyst zinc oxide and chromium oxide. It is clear colorless liquid. Its boiling point is 337 Kelvin. It is used as solvent in paint and varnishes and it is used to make formaldehyde। और ये formaldehyde बनाने में काम आता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, कुछ नॉलेज थे। इसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल, इंपोर्टेंट अल्कोहल इज इथानोल। Ethanol. So molecular formula is C2H5OH। ethanol C2H5OH। It is obtained, or you can say it is prepared by fermentation। fermentation of sugar, or you can say glucose in presence of एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में जब शुगर या ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। जैसे कि C12H22OL। दिस इज शुगर। जब शुगर का हाइड्रोलिसिस होता है in presence of enzyme, that is invertase is the enzyme। this is enzyme। so sugar split हो गए C6H12O6 and again C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में
टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगेन फिर ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होता है यानी कि C6H12O6 का फर्मेंटेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज जाइमेज fermentation. Only one molecule of glucose is converted to 2 molecule of C2H5OH and plus 2 molecule of carbon dioxide निकलता है, and this process is anaerobic process. This fermentation is anaerobic process means मैंने इसको एयर के ऑब्सेंस में करते हैं, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस को एयर के ऑब्सेंस में करते हैं, इसको बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एंड सी इज इट इज क्लियर कलरलेस लिक्विड, it is clear colorless liquid and boils at 351 Kelvin, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, एंड इट इज क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड। डी इट इज यूज्ड as solvent. It is used as solvent in paint industry. And to make so many carbon compounds. बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बनाने में भी ये काम आता है। एंड इट इज मेड अनफिट टू ड्रिंक, क्योंकि कभी कभी लोग इसका ड्रिंक भी कर लेते हैं, इसलिए इसको ड्रिंक करने के लायक ना रहे इसको अनफिट बनाने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट और पेरिडीन डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट डालते हैं तो इसका कलर कलरलेस से ब्लू हो जाता है, और पेरिडीन डालते हैं तो इसका जो स्मेल आता है बहुत ही खराब स्मेल आता है, इसलिए इसको फिर लोग पी नहीं पाते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जो अल्कोहल का जो कलर और जो उसका स्मेल है उसको चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, जब उसमें कॉपर सल्फेट और पेरिडीन ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, वो हम अगली क्लास बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।